अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 के अंदर सॉल्युबिलिटी कर्व्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। दो टाइप्स के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम थॉरोली डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी कर्व्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको सॉल्युबिलिटी का एक वेरी बेसिक, यूं समझ लें, कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, जो आपको जनरल या बहुत ही सादा अल्फाज में ये समझा पाएगा सॉल्युबिलिटी होती क्या है। देखिए, सॉल्युबिलिटी का आसान लफ्जों में मतलब ये है कि ये कितना मैक्सिमम सोल्यूट सॉल्वेंट की एक खास अमाउंट में हल कर सकता है एक खास टेम्परेचर पे। मसलन अगर आप 0 डिग्री पे सोडियम क्लोराइड यानी कि टेबल सॉल्ट नमक को हल करना चाहें तो वह खास अमाउंट से ज़्यादा हल नहीं हो पाता। जितना वो मैक्सिमम हल हो जाता है वो सॉल्युबिलिटी कहलाती है। सॉल्युबिलिटी कर्व्स असल में एक रिलेशन है या ग्राफ है बिटवीन टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी। यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो सॉल्युबिलिटी कर्व क्या इंडिकेशन कर रहा है कि क्या आपका सॉल्ट ज़्यादा डिजोल्व हो रहा है या कम डिजोल्व हो रहा है। सॉल्युबिलिटी कर्व दो तरह के हैं, एक होते हैं आपके पास कंटिन्यूअस और दूसरे होते हैं डिसकंटिन्यूअस। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की हमारे पास दो डेफिनेशन है। सॉल्युबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की किसी खास सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि अगर मैं NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूँ 0 डिग्री पे, तो उसकी सॉल्युबिलिटी आती है 37.5 डिग्री 37.5 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। लेकिन अगर मैं उसे ईथर में डिसॉल्व करने की कोशिश करूंगा, पेट्रोल में डिसॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो मेरी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू 37.5 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पेट्रोल या ईथर नहीं आएगी, वो डिफरेंट आएगी। सो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जो आपका साल्ट डिसॉल्व होता है खास अमाउंट में एक खास टेम्परेचर पे, याद रखिएगा टेम्परेचर चेंज करेंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। सो टेम्परेचर मेंटेन करते हुए और एक खास सॉल्वेंट लेते हुए जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हल होगी वो 100 ग्राम के अंदर, वो कहलाएगा आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट और उससे बनेगा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो आप हल कर सकते हैं एक खास टेम्परेचर पे, सॉल्युबिलिटी क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ सर्टेन टेम्परेचर इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, वो कहलाती है सॉल्युबिलिटी। आपके सामने ये कुछ इमेजेस हैं। ये पानी का एक गिलास है। इस पानी के गिलास में आपने 1 चमचा नमक डाला, देखें वो हल हो गया, यानी कि गायब हो गया। ये था से 5 ग्राम। ये आप इसमें नमक डालते जा रहे हैं, ये हल होता जा रहा है, नमक डालते जा रहे हैं, ये हल होता जा रहा है। एक टाइम आया कि आपने टेम्परेचर नहीं चेंज किया, आपने ये जो वाटर लिया था ये 100 ग्राम लिया था, आपने इसकी अमाउंट नहीं चेंज की। आपका से टेम्परेचर था 0 डिग्री, वाटर की अमाउंट थी आपके पास 100 ग्राम। आपने ना टेम्परेचर चेंज किया ना वाटर की अमाउंट चेंज की, आप सिर्फ सोल्यूट डालते जा रहे हैं। एक वक्त आएगा कि आपका ये सोल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। क्यों? वाटर जितना मैक्सिमम डिसॉल्व कर सकता था उसने डिसॉल्व कर लिया। एट दैट टाइम मैं कहूँगा मेरा सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, क्योंकि उसने मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व कर लिया है, और वो कहलाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी। स्टूडेंट, इस प्रोसीजर में हुआ क्या है? देखिए, जब आपने पहला नमक का जो चम्मच है वो ऐड किया, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको डायग्राम में समझाऊं तो आपने क्या किया, NaCl लिया, ठीक है। NaCl, मैं इसको यहीं पे समझाता हूँ। Na में ये जो स्मॉल कलर के मैं बना रहा हूँ आयंस, ये है सोडियम आयंस, और ये नेगेटिव आयंस क्लोरीन मैं बना रहा हूँ लार्ज साइज के। तो ये मैं बनाता हूँ एक, अब सेम इधर बना लेता हूँ, सेम इधर बना लेता हूँ। ये हमारे पास हो गए सोडियम क्लोराइड का एक छोटा सा हिस्सा, जिसमें ये कुछ आयंस सोडियम के पॉजिटिव ब्लू कलर के, और जो आपके रेड कलर के बड़े हैं वो क्लोरीन नेगेटिव के आयंस हैं। ये नेगेटिव आयंस हैं। नेगेटिव आयन लार्ज साइज के होते हैं, पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। ये पॉजिटिव आयंस हैं। अब बात क्या है? बात यह है कि जब आप इसको पानी में हल करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल इस क्यूब को या इस क्रिस्टल के पार्ट को, मैं इसे क्यूब नहीं कहता, मैं इसे कहता हूँ क्रिस्टल का एक छोटा सा हिस्सा जो हमने वाटर में डिसॉल्व किया था,
जब आप इस पूरे हिस्से को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। से जो मैं ब्लैक कलर का सर्कल लगाया है, इसमें ये जो एरिया है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है सारे, ये सारे इसके इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होना शुरू हो गए। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स करते क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स करते क्या है? वाटर में जो ऑक्सीजन होता है ना, वो होता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वाटर के मॉलिक्यूल्स आते हैं और पॉजिटिव आयंस के साथ ऑक्सीजन जो है आयन डाइपोल फोर्सेस के जरिए लिंकेज डेवलप करना शुरू कर देती है और उसको उतारना शुरू कर देती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ दैट क्रिस्टल लैटिस और पीस। यानी कि जो आपने क्रिस्टल का पीस डाला है, इसमें से ये जो पॉजिटिव आयन है ना, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए और इसको खींचना शुरू कर दिया, अपने अंदर डिसॉल्व करना शुरू कर दिया। तो होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव आयन है ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ सरफेस से उतर जाएगा और इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। अब ये जो नेगेटिव आयंस हैं, इनको भी वाटर के मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन जो कि पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है, ये क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये देखें, ये इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। हो क्या रहा है? हो यूं रहा है कि ये जो पॉजिटिव आयंस हैं, इनको भी वाटर मॉलिक्यूल खींच के अलहदा कर रहे हैं और नेगेटिव आयंस को भी वाटर के मॉलिक्यूल खींच के अलहदा कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? आयंस अलहदा होकर वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं। अब वाटर के मॉलिक्यूल में ये जो पॉजिटिव आयन है, दैट इज एक्चुअली अट्रैक्टेड बाय वाटर H2O की ऑक्सीजन से अट्रैक्शन शो कर रहे होते हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये अट्रैक्शन शो कर रहे होते हैं फ्रॉम हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट, ये आपके सामने एक पूरे पेज पे दो डायग्राम्स आई। ये एक जो है ऐसा स्ट्रक्चर है जो न्यूरॉन की मुशाबत रखता है, जिसमें दरमियान में पॉजिटिव चार्ज है और उसके चारों तरफ जो ऑक्सीजन एटम और वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे हुए हैं वो इस तरह हैं जैसे डेंड्राइट्स निकले हुए हैं। तो टेक्निकली पॉजिटिव आयन को बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने जब उसके इर्द गिर्द आ गए, उसको सराउंड किया, तो उसे फोर्सेस और अट्रैक्शन डेवलप की, तो ऑक्सीजन का फेस पॉजिटिव आयन की तरफ था। क्यों? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि नेगेटिव आयन को पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ने अट्रैक्ट किया। हो क्या रहा है? पहले ये क्रिस्टल था, बाद में आयंस में कन्वर्ट हुए, वाटर ने इनको आयंस में कन्वर्ट किया और डिसॉल्व कर लिया। वाटर जितना मैक्सिमम इनको डिसॉल्व कर सकता है, जितना मैक्सिमम डिसॉल्व कर सकता है वो करता जा रहा है। एक लिमिट आएगी कि वाटर में डिसॉल्व होना बंद हो जाएंगे। अगर आप और ज्यादा सॉल्यूट हल करने की कोशिश करते हैं तो सॉल्यूट का कुछ हिस्सा रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा, यानी कि वो दोबारा मिलकर क्रिस्टल लैटिस बना लेंगे। यानी कि मैक्सिमम जो वो डिसॉल्व कर सकता था उसने कर लिया। अब वो जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, जिससे ज्यादा अगर आप सॉल्यूट डालते हैं तो वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जिसकी डेसोल्यूशन हुई है, अगर आप उससे ज्यादा अमाउंट डालते हैं तो वो सॉल्यूट रिक्रिस्टलाइज हो जाता है। अब हुआ क्या है? इनमें इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया। अगर डेसोल्यूशन जितनी हो सकती है सॉल्यूट की, उससे कम अगर आप अमाउंट डालेंगे, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम अगर मैं टेबल सॉल्ट की बात करूं तो 37.5 ग्राम मिक्स हो सकता है NaCl मैक्सिमम 100 ग्राम वाटर में। अगर आप 37.5 से कम मिकदार डालेंगे तो उसकी हो जाएगी डेसोल्यूशन, वो डिसॉल्व हो जाएगा। अगर 37.5 से ज़्यादा डालेंगे तो जो आपने ज़्यादा सॉल्यूट डाला है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा दोबारा, या प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपने 37.5 ग्राम डाला है सॉल्यूट तो वो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा इन दोनों के दरमियान। यानी कि अब आपका सोल्यूशन जो है वो मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व कर चुका है। ये जो मैक्सिमम सॉल्यूट उसने डिसॉल्व किया है इस प्रोसेस से, इसमें हम जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है उसको कहेंगे सोलेबिलिटी। तो सोलेबिलिटी क्या हुई? वो मैक्सिमम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर जब क्या मेंटेन हो जाता है? इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। किसके साथ? सॉलिड सब्सटेंस के साथ। यानी कि अगर आप उससे ज्यादा हल करेंगे तो आपका जो सॉल्यूट है वो सॉलिड सब्सटेंस में रीअपीयर हो जाएगा खास टेम्परेचर पे, या रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा, रीप्रेसिपिटेट हो जाएगा अंडर सेम टेम्परेचर या सर्टेन टेम्परेचर।
तो हम कहेंगे उसने सोलेबिलिटी अटेन कर ली है, मैक्सिमम डिजोल्व हो चुका है। तो सोलेबिलिटी क्या हुई, वो मैक्सिमम सॉल्यूट जो सोल्यूशन में डिजोल्व हो सकता है, जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा अपनी सॉलिड सब्सटेंस के साथ और उससे ज़्यादा वो हल नहीं होता बल्कि रिक्रिस्टलाइज हो जाता है, तो हम कहते हैं कि उसकी सोलेबिलिटी आ गई है। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम कि हम कैसे पता लगा सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं सोलेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। डिटर्मिनेशन ऑफ सोलेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो लेट्स राइट डाउन डिटर्मिनेशन of solubility of solution। कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? सबसे पहले तो करें क्या कि सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन की मेंटेन करने के लिए आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना शुरू करें और आप उसे डिसॉल्व करते जाएं जब तक कि आपका जितना मैक्सिमम सॉल्यूट होता है वो डिसॉल्व ना हो जाए। अगर आप उससे ज्यादा सॉल्यूट उसमें डाल रहे होंगे ना, तो वो नीचे बैठ जाएगा या प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा या रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा। अब आपने उससे ज्यादा सॉल्यूट डालकर जो आपके पास सॉल्यूशन बना जिसमें मैक्सिमम जो हल हो सकता था वो हो गया और जो बाकी था वो नीचे बैठ गया, सेडिमेंट हो गया। अब वो वाला सॉल्यूशन लेना है। उस सॉल्यूशन को जिसमें एक्सेस ऑफ सॉल्यूट डाल दिया, यानी कि सैचुरेटेड से भी ज्यादा आपने सॉल्यूट डाल दिया है, उसको आप फिल्टर करें। जब आप उसे फिल्टर करेंगे ना, तो वो जो नीचे बैठा हुआ सॉल्यूट है वो निकल जाएगा। याद रखिएगा, ये सॉल्यूशन आप बना रहे हैं तो कोशिश करेंगे सॉल्वेंट 100 ग्राम लें ताकि आपके पास सॉल्युबिलिटी की एग्जैक्ट वैल्यू आए। खैर, हमने वो सॉल्यूशन को फिल्टर कर लिया ताकि वो एक्सेस ऑफ सॉल्यूट जो नीचे बैठा हुआ था वो फिल्टर आउट हो जाए। उसके बाद आप जो फिल्टर्ड सॉल्यूशन है उसको चाइना डिश में डालें और बॉयल करें। सारा का सारा सॉल्वेंट उड़ जाएगा, पीछे का छोड़ जाएगा सॉल्यूट। उस सॉल्यूट को आप ड्राई करने के बाद अगर तो जरूरत है तो वेट कर लें। जब आप उसका वेट करेंगे तो आपके पास उसकी एक सर्टेन ग्राम में अमाउंट आ जाएगी। अब वो जो ग्राम में उसकी अमाउंट आई है सर्टेन, वो उसका सॉल्युबिलिटी होगी, वो उस मैस की वैल्यू होगी जो बताएगी कि वो सर्टेन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, अगर आपने सॉल्वेंट 100 ग्राम लिया तो उसमें डिसॉल्व हो सकता था। अब हम चलते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व्स की तरफ। स्टूडेंट, हमारे पास सॉल्युबिलिटी कर्व दो तरह के हैं। द फर्स्ट सॉल्युबिलिटी कर्व इज कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व। कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व। कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व जो होते हैं ये ऐसे कर्व होते हैं जिनमें विद टेम्परेचर जो फैशन या वेरिएशन या चेंज इन सॉल्युबिलिटी होता है वो कंटिन्यूअस होता है, उसमें कोई ब्रेक नहीं होती, एबनॉर्मेलिटी नहीं होती, चेंज इन फेज नहीं होता। लिहाजा वो कर्व कंटिन्यूसली या इंक्रीज कर रहा होता है या डिक्रीज कर रहा होता है या तकरीबन मेंटेन रहता है अपनी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। सॉल्युबिलिटी कर्व को हम यूजुअली 3 हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कुछ कर्व्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, कुछ साल्ट्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं सोडियम नाइट्रेट की, तो सोडियम नाइट्रेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो 0 डिग्री पे अराउंड 70 के करीब होती है और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। अगर मैं बात करूं कैल्शियम क्लोराइड की, तो कैल्शियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी 0 डिग्री के पास 60 के करीब होती है और अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी एब्रप्टली बढ़ जाती है। ये ऊपर वाली जो लाइन है डेट शो सोडियम नाइट्रेट, दिस शो कैल्शियम क्लोराइड। अगर आप फॉर एग्जांपल HCl की बात करें, तो HCl की सॉल्युबिलिटी 0 डिग्री पे 30 और 20 के मिड में होती है और आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जाती है एंड इट कीप ऑन इंक्रीजिंग। और एज यूजुअल हमारे पास अगर
लेड नाइट्रेट हो तो लेड नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी कम टेम्परेचर पे कम होती है, ज़्यादा टेम्परेचर पे उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि अराउंड 10 के करीब से शुरू होता है लेड नाइट्रेट, और ये सडन इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी शो करता है अराउंड 50 डिग्री पे, ये मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी शो करता है। तो दैट इज एक्चुअली लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस। स्टूडेंट ये शो कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कर्व इन कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व। दूसरी टाइप क्या है हमारे पास, टेम्परेचर बढ़ाए सॉल्युबिलिटी पे कोई खास इफेक्ट ना हो, नेग्लिजेंट चेंज, सॉल्युबिलिटी तकरीबन कांस्टेंट रहे, ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। इसकी एग्जांपल आप लें सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी बहुत कम इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने से, लिहाजा 0 डिग्री पर मैंने आपको पढ़ाया था कि सोडियम क्लोराइड जो होता है वो 0 डिग्री पे कितना हल होता है, 37.5 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये जो सारी सॉल्युबिलिटीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो वाटर के रिलेटिव डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि ये जो आपकी सारी सब्सटेंसेस हैं ये वाटर के 100 ग्राम में कितना डिसॉल्व होती हैं। खैर सोडियम क्लोराइड की 40 के करीब से सॉल्युबिलिटी शुरू होती है और वो तकरीबन स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बढ़ती जाती है सीधी। मैं इसको दोबारा बनाता हूं, ये तकरीबन स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बढ़ती जाती है तकरीबन सीधी। ओके, नाउ स्टूडेंट कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। ये फर्स्ट टाइप थी, ये सेकंड है, ये थर्ड है। उसमें हमारे पास जो मौजूद है वो है हमारे पास सीरियम सल्फेट। सीरियम सल्फेट की 0 डिग्री पे होती है कोई 20 के करीब सॉल्युबिलिटी पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। जैसे ही आप टेम्परेचर कम करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और अराउंड 40 डिग्री तक आते आते वो कम होती है और उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाती है, चेंज होना बंद हो जाती है। तो ये जो सीरियम सल्फेट है Ce2SO4 होल थ्राइस, ये शो करता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। स्टूडेंट इसके पीछे लॉजिक क्या है? असल में बात यूं है कि आपको ये ली शैटलियर प्रिंसिपल में बताया था कि ऐसे सॉल्ट जिनकी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है दे एक्चुअली एब्जॉर्ब हीट। ये जो ग्रीन कलर के जितनी लाइंस हैं ये सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, लिहाजा टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, या इनका एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है, ये एंडोथर्मिक होती हैं, लिहाजा इनको हीट पसंद है, आप टेम्परेचर बढ़ाएं इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। सोडियम क्लोराइड का जो एंथैल्पी चेंज है ना वो इंतहाई कम होता है, इंतहाई, उसकी वैल्यू अराउंड इतनी कम होती है कि आप उसको यूं समझ लें कि नेग्लिजिबल होती है, नेग्लिजिबल, लिहाजा आपको उसका कोई खास फर्क नहीं पता लगता सॉल्युबिलिटी का। सीरियम सल्फेट जो होते हैं ये जब पानी में हल किया जाता है तो इससे जो सोल्यूशन बनता है उसमें हीट रिलीज होती है, लिहाजा एंथैल्पी चेंज जो होता है वो होता है नेगेटिव। इसका मतलब ऐसे हीट नहीं पसंद तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बजाय ज्यादा हल होने के कम हल होना शुरू हो जाएगा। यह है कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व की डिफरेंट 3 टाइप्स। अब हम बनाने जा रहे हैं डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व। डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व्स। डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व ऐसे कर्व होते हैं जिनमें कंटिन्यूटी ऑफ सॉल्युबिलिटी कर्व नहीं होती, यानी कि कर्व जो होता है वो एक कंटिन्यूस फैशन में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा होता, उसमें गैप ब्रेक्स आ जाती हैं, गैप नहीं उनमें ब्रेक्स आती हैं। उन ब्रेक्स आने की वजह फेस चेंज है, यानी कि आपका फॉर एग्जांपल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच है सोडियम सल्फेट से। सोडियम सल्फेट मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, Na2SO4
10 वाटर मॉलिक्यूल। ये है आपका सोडियम सल्फेट 10 वाटर मॉलिक्यूल। ये इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल अटैच हैं। आप इसको वाटर में डिसॉल्व करें, टेम्परेचर बढ़ाएं, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन होगा यूं कि 32.38 डिग्री पर ये अपने 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सोडियम सल्फेट में। मींस इसकी कंपोजिशन चेंज हो गई या इसका फेस चेंज हो गया। नाउ सॉल्युबिलिटी पहले हम स्टडी कर रहे थे सोडियम सल्फेट 10 वाटर मॉलिक्यूल की। अब मेरे पास सोडियम सल्फेट 10 वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहा, अब सिर्फ सोडियम सल्फेट रहा। तो अब इसकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट आएगी क्योंकि अब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो इस पॉइंट पे जिस पे फेस चेंज हुआ है, इस पे क्या आ जाएगा, इस पे एक यूं समझ लें ब्रेक आ जाएगी। अचानक से एक आपका चेंज डेवलप हो जाएगा कर्व के अंदर। फॉर एग्जांपल आपको मैं इसकी सिंपल एनालिसिस बताता हूं। ये देखें 40 डिग्री पे सोडियम सल्फेट 10 वाटर मॉलिक्यूल का सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। देखिए ये जो मैंने लिखा है ना, ये कर्व है सोडियम सल्फेट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स का। लेकिन जैसे 32 डिग्री के करीब आपका ये सोडियम सल्फेट वाला सॉल्यूशन जो मैं बना रहा था पहुंचा, अचानक से इसने अपने 10 वाटर मॉलिक्यूल लूज कर दिया और इसमें ब्रेक आ गई इसके कर्व में। और अब उसकी सॉल्युबिलिटी सोडियम सल्फेट 10 वाटर मॉलिक्यूल वाली नहीं रहेगी। क्यों? उसने 10 वाटर मॉलिक्यूल तो लूज कर दिए हैं। अब वो बन गया सोडियम सल्फेट ओनली। सोडियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो डिक्रीज करेगी, यानी कि पहले उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही थी लेकिन पॉइंट पे आने के बाद उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर गई। ये जो सॉल्युबिलिटी कर्व में ब्रेक आई है यहाँ पे आप यूं समझ लें सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बिना हो गया। इस टेम्परेचर पे, यानी कि जो आपका ये टेम्परेचर है जिसे आप से सी से शो कर लें, से ये टेम्परेचर टी है, ये टेम्परेचर सी है, विच इज एक्चुअली 32.38 डिग्री। इससे पहले आपका कर्व इंक्रीजिंग ट्रेंड में था, देन डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ गया। सो ये कंटिन्यूस तो ना हुआ, ये तो डिसकंटिन्यूस हुआ। एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड की। कैल्शियम क्लोराइड को 80 डिग्री के करीब 80 ग्राम के करीब इसकी सॉल्युबिलिटी होती है 0 डिग्री के अंदर, 0 डिग्री पर वाटर के अंदर। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। इसका फार्मूला होता है कैल्शियम क्लोराइड 6 वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन जैसे ही ये टेम्परेचर 30 के करीब पहुंचता है, कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो अपने 2 वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है और ये अपने 2 वाटर मॉलिक्यूल लूज करने के बाद बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड 4 वाटर मॉलिक्यूल। अब इसका कर्व देखें, थोड़ा सा चेंज हो गया। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाता हूं तो अराउंड 60 से पहले ये अगेन 2 वाटर मॉलिक्यूल लूज करके चेंज हो जाता है CaCl2 2 वाटर मॉलिक्यूल में। हुआ क्या है, ये से पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। A पॉइंट से पहले उसका फेज ऐसा था जिसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल थे, उसके बाद फेज चेंज हुआ, सॉल्युबिलिटी का येलो हो गया, चेंज हो गया। देन B के बाद अगेन उसने चेंज किए, अपने 2 वाटर मॉलिक्यूल लूज किए, फेज चेंज किए, जिसकी वजह से उसका सॉल्युबिलिटी कर्व A और B पॉइंट पाके शार्प ब्रेक प्रोड्यूस कर रहा है। सो ये कंटिन्यूस ट्रेंड तो ना हुआ ना, कंटिन्यूस होता तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है ये कैल्शियम क्लोराइड का यूं, लेकिन ये ब्लैक कलर की लाइन की तरह तो नहीं बन रहा, लिहाजा मैं कहूंगा ये एक डिसकंटिन्यूस कर्व है। तो ऐसे सॉल्ट जो कि अपना फेस चेंज कर लेते हैं या अपनी कंपोजिशन बदल लेते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देते हैं व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, तो उनके इस फेस चेंज से शार्प ब्रेक्स प्रोड्यूस होती हैं और उससे जो सॉल्युबिलिटी कर्व होता है वो कंटिन्यूस नहीं रहता, वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। क्योंकि पहले एक सब्सटेंस के डिसॉल्व होने की बात कर रहे थे, उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट हो सकता है कुछ और हो जो नई सब्सटेंस बनी है उसके मुकाबले में। यहाँ मेरी सब्सटेंस से मुराद ये है कि कैल्शियम क्लोराइड अगर 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ था तो जो नई चीज बनी है उसमें कैल्शियम क्लोराइड 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ है, और बाद में जो बनी है उसमें कैल्शियम क्लोराइड 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ है। लिहाजा इन तीनों की सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड
थोड़ा सा एक दूसरे से इसलिए डिफरेंट है या इनमें ब्रेक्स आ गई हैं बिकॉज दे आर डिफरेंट स्पीशीज। अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल को इंक्लूड करूं, कैल्शियम क्लोराइड तो वही है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के कम या ज़्यादा होने से उसका फेस चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें ब्रेक्स आ रही हैं। तो अब हमारे सामने दो किस्म के कर्व हैं। अब हमारे पास दो किस्म के कर्व हैं। नीचे वाले कर्व को देखें तो इसमें पहले इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। ऊपर वाले कर्व में विद ब्रेक्स इंक्रीज तो हो रही है, बट चूंकि सब्सटेंस या फेस चेंज हो गया, लिहाजा मुख्तलिफ कर्व्स जो हैं वो मैंने आपस में ज्वाइन किए हैं। ऊपर वाला कर्व ए और बी में ज्वाइन हुआ है। सो डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स आर एक्चुअली मल्टीपल कर्व्स ज्वाइन टुगेदर। तो उसमें हमारे पास ये दो एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, solubility of copper sulfate, 0 डिग्री पे क्या है? 0 डिग्री पे कॉपर सल्फेट की solubility है 14.3 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, 100 डिग्री पे क्या है? 100 डिग्री पे है 75.4 पर 100 ग्राम। तो कॉपर सल्फेट पे टेम्परेचर का क्या असर है? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, जबकि जो सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी है, सेकंड एमसीक्यू हमारे पास ये है कि वो उसकी 0 डिग्री पे कितनी सॉल्युबिलिटी है। हमने बार बार ये वैल्यू यूज की है, ये वैल्यू है 37.5 ग्राम। ये दो एमसीक्यू आपने याद रखने हैं, ये एग्जाम्पल भी हैं सॉल्युबिलिटीज की और ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बट नॉट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक ये है कि फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये लास्ट इस टॉपिक का हिस्सा है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन? अच्छा, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप करते क्या है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं इम्प्योरिटीज से ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज। द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इज अ टेक्निक इन विच द सेपरेशन ऑफ अ क्रिस्टलाइन substance या salt, crystalline substance या salt from impurities in a mixture। मैंने क्या करना है, मेरे पास फॉर एग्जांपल एक salt है X और उसके साथ impurities Y मिक्स हुई हुई हैं। मैं चाहता हूं X को सेपरेट कर लूं Y impurities से। X को Y इम्प्योरिटी से सेपरेट करने के लिए मैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक यूज करूंगा। द सेपरेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योरिटीज इन अ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज। अब इसको मैं आपको एक सादी सी मिसाल से समझाता हूँ। सॉल्युबिलिटीज, सादी सी मिसाल देखें, ये X कंपाउंड है और ये इसके साथ इम्प्योरिटीज हैं Y मोर सोलेबल है, हाई टेम्परेचर पे मोर सोलेबल है वाटर के अंदर से। आपका जो सॉल्वेंट है ना वो वाटर है, इसमें मोर सोलेबल है, X लेस सोलेबल है। तो होगा क्या, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो X इनके साथ इम्प्योरिटीज के साथ वाटर में डिसॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर कम करने पे चूंकि X लेस सोलेबल है लिहाजा वो सेपरेट हो जाएगा, जबकि Y वाटर में ही रहना पसंद करेंगी। तो आप क्या करें, एक सोल्यूशन लें, एक वाटर का सॉल्वेंट लें और इसमें ये X और Y को ऐड कर दें। X और Y को, ये वाटर लिया और इसमें X और Y आपने ऐड कर दिया। अब X और Y आपने हाई टेम्परेचर पे ऐड किया तो Y और X दोनों ही डिसॉल्व हो गया। अब क्या करें, टेम्परेचर डिक्रीज करें। टेम्परेचर डिक्रीज करने पे जो Y है वो सोल्यूशन में रह जाएगा क्योंकि वो मोर सोलेबल है, जबकि जो X है वो सोल्यूशन से अलग हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। X जो हमारी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है
या साल्ट है वो चूंकि लेस सोलेबल है, लिहाजा टेम्परेचर कम करने पे वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप उसे फिल्टर आउट कर लें, आपका ये साल्ट अलहदा हो गया। सो हुआ क्या, आपने टेम्परेचर कम करके अपना रिक्वायर्ड साल्ट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट किया और फिल्टर आउट कर लिया, जबकि आपकी जो सॉल्युबिलिटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिसॉल्व रही और हमारा जो एक्स कंपाउंड है वो सेपरेट हो गया इम्प्योरिटीज से और हमारे लिए वो प्योर हो गया। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और इन कर्व्स को प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।